R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, जो कि यहाँ पे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। वो हम सारे देखें, हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वो भी आज डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप स्टार्ट में इसको समझ लें। अल्काइल हैलाइड, हैलाइड हैलोजन के लिए, जो कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। जब कोई हैलोजन एटम डायरेक्ट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। यानी कि डायरेक्ट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कार्बन डायरेक्ट क्लोरीन से अटैच है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन इधर अटैच है, एक ब्रोमीन इधर अटैच है। तो जब हैलोजन एटम डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल जो है वो अल्केन से निकलता है। ये कैसे हम हासिल करते हैं ये उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन का। इसमें हम कॉमन नेम्स और इसके IUPAC नेम और इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे, ताकि 2-3 लेक्चर का काम हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर सकें, और आपको रिवाइज करने में भी, अगर कोई बच्चा रिवाइज कर रहा है तो उसको भी आसानी हो जाएगी। तो जनरल फार्मूला अल्केन्स का आपको याद होगा, क्या होता है, CnH2n+2। अल्केन्स का जनरल फार्मूला याद है किसी को? क्या होता है, CnH2n+2। आपको याद है? मैं लिखता हूं यहाँ पे CnH2n+2। अब ये जो +2 है, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपको पता है ये मिथाइल बनता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने जस्ट रिवीजन के लिए लिखा है। अब ये जो मिथाइल है ये कैसे हासिल हुआ है, एक हाइड्रोजन कम करके। तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन कम करें तो जनरल फार्मूले में से भी एक कम करेंगे। जनरल फार्मूला CnH2n+2 अल्केन्स का है। तो अल्काइल का जनरल फार्मूले में से क्या करेंगे, एक प्लस यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2 की बजाय 1 लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, जनरल फार्मूला फॉर मोनोहैलोअल्केन्स। क्या बन जाएगा, मोनोहैलोअल्केन्स। जैसे हमने जनरल फार्मूला अल्कीन्स में पढ़ा था CnH2n, फिर हमने कहा था डाई इन्स हो तो फिर हो जाएगा CnH2n-2। सेम इस तरह अगर मोनोहैलोअल्केन्स यानी कि हैलोजन एटम सिर्फ एक है, ये एक्स हैलोजन है, तो हमने यहाँ से +2 था ना अल्केन्स का, एक हाइड्रोजन कम किया तो +1 हुआ। उस एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगाया, हैलोजन एटम लगाया बेटा, इसलिए यहाँ पे x साथ आएगा। इसी तरह ये इसकी एग्जांपल देख लें, ये CH3Cl एक ही क्लोरीन है तो इसको हम कहेंगे मोनोहैलोअल्केन। इसका नाम आपको ऑलरेडी पता भी है, मिथाइल क्लोराइड, लेकिन अभी इसको सीखेंगे कैसे याद रखते हैं। फिर आगे दूसरा डाई हैलोअल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा, फिर वही बात, CnH2n+1 अगर है, जब एक हाइड्रोजन निकाल के एक x लगाया था, अब अगर हम 2x लगाना चाहते हैं तो हमें 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे। एक हाइड्रोजन निकाला था तो एक हाइड्रोजन एटम लगा था ना, अगर हम अब 2 हाइड्रोजन एटम लगाना चाहते हैं X2, जैसे कि ये ब्रोमीन एक, ये भी है, ये भी ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमीन कैसे लगे, 2 हाइड्रोजन कम करके, तो इसलिए यहाँ भी ये +1 है, ये भी खत्म कर देंगे, तो जनरल फार्मूला बन जाएगा CnH2nX2। तो इसका मतलब जनरल फार्मूला डाई हैलाइड्स जो होते हैं या डाई हैलोअल्केन्स जो होते हैं उसका क्या होता है, CnH2nX2। इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, CH2 Br आप काउंट करें जरा, 2 कार्बन है, C2 हो गया, 2N डबल करें 4 हाइड्रोजन हो गए, और साथ 2 ब्रोमीन 2x आ गए। अब अगर हम बात करें ट्राई हैलाइड्स की, ट्राई हैलोअल्केन्स देखें बेटा, यहाँ पे लिखे हुए हैं ट्राई हैलोअल्केन्स। इसमें अब हम एक हाइड्रोजन और लगाना चाहते हैं तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन कम करेंगे, तो यहाँ जो CnH2n था इसमें से मजीद एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो बन जाएगा CnH2n-1x3। क्या मतलब, इस अल्केन के जनरल फार्मूले में जितने x लगाएंगे, एक x लगाया तो यहाँ +2 की बजाय +1 लिखा, फिर दूसरा x लगाया तो वो +1 भी खत्म कर दिया, 2n आ गया, फिर तीसरा x लगाया तो फिर एक और हाइड्रोजन माइनस किया, 2n-1 किया, तो ये x3 लग गया। जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-1x3। इसकी एग्जांपल CHBr3, CHI3, CHCl3। CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म भी कहते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, इसको आइडोफॉर्म भी कहते हैं, ये इसके कॉमन नेम्स है, ये बाद में भी डिस्कस करते हैं हम। इसी तरह ये अगर चौथा हाइड्रोजन निकालना है तो एक और हाइड्रोजन इसमें से कम करना पड़ेगा, तो -1 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, -2, तो CnH2n-2x4। इसकी एग्जांपल क्या है, CCl4। ठीक है, तो इसका मतलब मोनोहैलोअल्केन्स एक हैलोजन एटम होगा जैसा कि ये था, डाई हैलोअल्केन्स में 2 हो जाएंगे, ट्राई हैलोअल्केन्स में 3 हो जाएंगे, और टेट्रा हैलोअल्केन्स में 4। और ऐसा करने के लिए आपको हर दफ़ा अल्केन्स के जनरल फार्मूले में से जो जनरल इसका फार्मूला था उसमें से एक एक हाइड्रोजन माइनस करते जाएंगे तो आप उसके जनरल फार्मूले तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल हाइलाइट्स क्या होते हैं। ऐसे कार्बन जो डायरेक्ट
ऐसी अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो तो उसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और अगर कार्बन जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो फर्दर दो कार्बन से अटैच हो उसको हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अगर हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर तीन कार्बन से अटैच हो तो उसको टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन में पढ़ा था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन, सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन और टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, तो वहाँ भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब इसको मजीद तफसील से देखते हैं हम। अब देखें अल्काइल ग्रुप बेटा जब तक हम नहीं समझेंगे ना उस वक्त तक हम केमिस्ट्री की नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स के नाम को आसानी से याद नहीं रख सकते। इसलिए हमने जो है अल्काइल ग्रुप को समझना है, जो कि हमने अल्केन्स में भी पढ़ा है, इसको दोबारा से सीखेंगे कंप्लीट। तो मीथेन था, आपको याद होगा, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। और इसी तरह इसके साथ अगर क्लोरीन लग जाए तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। सेम इसी तरह ये इथेन है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये हाइड्रोजन निकला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो इसको कह देंगे इथाइल क्लोराइड। सेम इसी तरह मीथेन में से एक एच निकाला तो मिथाइल कहते हैं, अगर दो हाइड्रोजन निकाल दें तो इसको कहते हैं मिथाइलीन। याद रख लीजिए, नई बात है। मीथेन में से एक एच निकाला तो मिथाइल, दो हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइलीन। और इसके साथ अगर दो क्लोरीन लग जाए तो ये बन जाएगा मिथाइलीन क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मिथाइलीन क्लोराइड। जब हम कहेंगे तो अंडरस्टूड है कि इसके साथ दो क्लोराइड यहाँ पे लगेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लोराइड लगा दूं और यहाँ पे क्लोराइड लगा दूं तो ये बन जाएगा मिथाइलीन क्लोराइड या मिथाइलीन डाइक्लोराइड भी आप इसको कह सकते हैं। जब आप मिथाइलीन क्लोराइड कहेंगे तो अंडरस्टूड है इसके साथ दो क्लोरीन होंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इथाइल में से एक हाइड्रोजन निकाला तो इथाइल बना, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला इथाइल बना। लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाले एक दूसरी तरफ से भी अगर निकाल दें तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइलीन। और अगर इसके साथ भी अगर दो क्लोरीन लग जाएं, एक इधर और एक इधर, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइलीन क्लोराइड या इथाइलीन डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं। अगर इथाइलीन क्लोराइड भी कहेंगे तो अंडरस्टूड होगा कि इसके इथाइलीन कहते ही उसको है जिसमें दोनों कार्बन से एक एक बॉन्ड निकला हो और एक हाइड्रोजन निकला हो। तो ये इथाइल वैसे यूज हमारा ये होता है ज़्यादा, इथाइल इधर क्लोरीन लगा देंगे या ब्रोमीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह आपको याद होगा प्रोपेन पढ़ा था आपने। अब ये जो कार्बन है इसको प्राइमरी कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। इसको भी प्राइमरी कहते हैं क्योंकि ये भी डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। जब प्रोपेन में आते हैं बेटा हम, तो प्रोपेन में दो टाइप्स की कार्बन है जिसको मैंने डिफरेंट कलर से शो किया है। एक ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। और ये सेंट्रल कार्बन जो है ये सेकेंडरी कार्बन क्यों है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है। तो इसमें दो टाइप्स की कार्बन है और हाइड्रोजन भी दो किस्म की हैं। ये तीन हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन की हैं, ये भी तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, बात एक ही है। अगर आप ऐसा करते हैं प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो देखें यहाँ एक बॉन्ड शो कर देंगे। देखें यहाँ पे तीन हाइड्रोजन थे, यहाँ पे दो रह गए, एक निकल गया, तो यहाँ ऐसे हमने ये बॉन्ड शो कर दिया है। तो ये बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। प्रोपेन की प्राइमरी कार्बन से जब हाइड्रोजन निकाला जाए तो हासिल होने वाले अल्काइल ग्रुप को एन प्रोपाइल कहते हैं। और अगर प्रोपेन की सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जाए, देखिए ये रेड कलर का हाइड्रोजन मैंने डिफरेंट शो किया था, आपको समझ आ जाए कि ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं और ये मुख्तलिफ है। ये हाइड्रोजन निकाला जाए तो उसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। बेटा क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। प्रोपेन की प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो कहेंगे एन प्रोपाइल। प्रोपेन की सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो उसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल, उस अल्काइल ग्रुप को। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं तो इसको मैं कह दूंगा आइसो एन प्रोपाइल क्लोराइड। और अगर मैं यहाँ पे कोई ब्रोमीन या क्लोरीन लगा दूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बताएं शाबाश, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये ग्रुप याद करने का क्या फायदा है बेटा, ये ग्रुप याद करने का ये फायदा है कि आप अल्कोहल्स में, बेंजीन में, ईथर्स में, कीटोन्स में, हर जगह अल्केन्स में, अल्कीन्स में, अल्काइंस में ये सारे ग्रुप्स याद होते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया, इसको मिथाइल कहते हैं, इसको इथाइल कहते हैं। ये जो मैं बिठा देता हूँ क्योंकि मैंने समझाने के लिए लिखा जस्ट, अगर ताकि आप हर एक जगह इसको अप्लाई कर सके। तो ये आपके सामने प्रोपेन से क्या बनेगा, अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो एन प्रोपाइल, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इस अल्काइल ग्रुप को आइसोप्रोपाइल कहेंगे। इसके साथ जो क्लोरीन अटैच कर देंगे तो उसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और ये सेकेंडरी अल्काइल हाइड होगा। और अगर यहाँ कोई क्लोरीन लग जाए तो इसको कहेंगे एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा।
3 यहाँ तक हमने प्रैक्टिस पहले भी की थी। अब हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे कि ब्यूटेन हो तो फिर क्या होगा। अब देखिए बेटा, ब्यूटेन है, ये नई बातें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैंडिडेट्स में भी इसका यूज़ होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लेक्चर को लेंथी कर रहा हूँ। ये ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन में भी आप गौर करें, डिफरेंट कलर से मैंने शो किया, ये प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है। जिस तरह यहाँ ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी थी, तो ये तीनों हाइड्रोजन और तीनों हाइड्रोजन सिमेट्रिकल हैं, सेम है। जबकि ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन क्यों है, ये दोनों तरफ से अटैच है। ये कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन क्यों है, ये भी दोनों तरफ से अटैच है, तो इसको भी सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है, इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है। अब अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, सेम उस तरह जैसे ऊपर आपने प्रोपेन से निकाला था, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से जब निकालेंगे, तो इसको जब यहाँ से निकाला था तो एन लगाया था, तो यहाँ भी वही लगाएंगे, एन प्रोपाइल बना था, तो ये एन ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, एन ब्यूटाइल। इसको एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं, तो एन ब्यूटाइल। तो याद रख लें, स्ट्रेट चेन एन पेंटेन हो, एन हेक्सेन हो, आप प्राइमरी कार्बन से जब भी हाइड्रोजन निकालेंगे तो हासिल होने वाला जो ग्रुप होगा उसके साथ जस्ट एन लगा देंगे, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। यानी कि स्ट्रेट चेन की प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जाए इधर से या इधर से, तो इसको हम कहेंगे एन ब्यूटाइल। और अगर यहाँ पे क्लोरीन लग जाए या ब्रोमीन लग जाए तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड या एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर OH लग जाए, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरह कोई भी लग सकता है ग्रुप, आप इसको याद रख सकते हैं। अब अगर सेकेंडरी कार्बन से निकाला जाए, यहाँ से जैसे निकाला मैंने, ये H या H, ये सेम है, दोनों सिमेट्रिकल है, आपकी मर्जी ये निकाल दें। तो हाइड्रोजन को रेड कलर से शो किया सेकेंडरी को। अगर यहाँ से निकालेंगे तो इसको बेटा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है, इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, याद रखें। ये बच्चे मिक्स कर देते हैं। एन प्रोपाइल की सेकेंडरी कार्बन से जब निकाला था, तो जो प्रोपेन की सेकेंडरी कार्बन से जब हाइड्रोजन निकाला था हमने ऊपर, तो उसको आपने याद रखें सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं कहना, उसको हमने आइसो कहना है, क्योंकि यहाँ से निकल के इस तरफ और इस तरफ दोनों सेम ग्रुप्स हैं, इसलिए इसको हम आइसो प्रोपाइल कहते हैं। जबकि यहाँ से जब हाइड्रोजन निकालते हैं तो इसके इस तरफ मिथाइल है और इसके इस तरफ इथाइल है, सिमिलर ग्रुप्स नहीं है दोनों साइड्स पे, इसलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल तो कहेंगे, आइसो नहीं कहेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एन ब्यूटेन से कितने आइसोमर बनेंगे, ये अल्काइल ग्रुप बेसिकली आइसोमर है। एन ब्यूटेन से कितने बनेंगे, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ से निकले तो एन ब्यूटाइल, यहाँ से निकले तो बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेम इसी तरह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी तरह हमारे पास ये कंपाउंड हमने 8वें चैप्टर में किया था, आपको याद होगा, क्या कहते हैं इसको, आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब आइसोब्यूटेन में आपको पता है 3 कार्बन की चेन होती है, और जो चौथी कार्बन होती है मिथाइल, वो सेकंड कार्बन पे ब्रांच बनी होती है। टोटल कार्बन 4 हैं, तो देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूटेन, सेकंड पे मिथाइल लग जाए तो उसको क्या कहते हैं, आइसो। तो ये आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर है। अब आइसोब्यूटेन से भी 2 ही अल्काइल ग्रुप बनेंगे। कैसे, ये CH3 है, ये CH3, ये तीनों सिमेट्रिकल है। जैसे ये तीनों हाइड्रोजन 6 के 6 एक जैसे थे, ये 3 और 3 6 के 6 एक जैसे थे, ये 2 2 4 एक जैसे थे, ये 3 3 3, यानी कि ये जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं ये सारे सिमेट्रिकल हैं, इनकी सारी हाइड्रोजन भी सिमेट्रिकल है। आप इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, सारी कार्बन प्राइमरी कार्बन है। इसलिए ये कार्बन कौन सी है, टर्शरी कार्बन, इसलिए इसके हाइड्रोजन को निकालेंगे यहाँ से तो ये कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे इसको बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल। जबकि प्राइमरी कार्बन से निकालेंगे तो ये इसका पेरेंट चेन क्या थी, आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन से क्या बनता है, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, जैसे ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनता है, प्रोपेन से प्रोपाइल, इथेन से इथाइल, मिथेन से मिथाइल, इस आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल। लेकिन ये मुख्तलिफ है क्योंकि ये टर्शरी कार्बन से निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। तो क्या याद रखेंगे, मैं आपसे पूछूंगा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, आप कहेंगे सर ऐसा अल्काइल ग्रुप जो हासिल किया जाए, कैसे, आइसोब्यूटेन की टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके ऐसे अल्काइल ग्रुप को टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। और ऐसा ग्रुप जो आइसोब्यूटेन की प्राइमरी कार्बन, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो हासिल होने वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। और यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पे बेंजीन लगा दूं तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन।
अगर मैं दरमियान में ऑक्सीजन दोनों तरफ आइसोब्यूटाइल लगा दूं तो डाई आइसोब्यूटाइल ईथर, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप लगा दूं तो डाई आइसोब्यूटाइल कीटोन। इसका मतलब ये हुआ अगर ये बेंजीन के साथ लग जाए, अब ये टर्शी ब्यूटाइल है, इसके साथ OH लगा दूं तो टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर मैं ब्रोमीन लगा दूं टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं बेंजीन लगा दूं टर्शी ब्यूटाइल बेंजीन। अगर मैं यहाँ पे जो है वो टर्शी ब्यूटाइल के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन लगा के दूसरी तरफ भी टर्शी ब्यूटाइल लगा दूं तो डाई टर्शी ब्यूटाइल ईथर। तो ये जो है हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूज़ होगा, इसलिए मैं इसको तफसील से समझा रहा हूँ। लेक्चर लेंथ ज़रूर होगा लेकिन आपकी बेस के लिए ये BSc तक एंटी टेस्ट तक आपको काम आएगा। ये बच्चे मिक्स करते हैं ज़्यादातर, याद रख लें। एन ब्यूटेन है, अगर प्राइमरी कार्बन से निकलेगा तो एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी कार्बन से निकलेगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। लेकिन आइसोब्यूटेन की प्राइमरी से निकलेगा तो पेरेंट चेन से नाम बनाएंगे आइसोब्यूटाइल, लेकिन जब टर्शी कार्बन से निकलेगा तो उसको हम टर्शी ब्यूटाइल कहेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। अब आखिरी अल्काइल ग्रुप है हमारा, उसको डिस्कस करते हैं। नियोपेंटेन से क्या बनेगा, ये बेटा आपके सामने नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन और आइसोब्यूटेन में क्या फर्क है? आइसोब्यूटेन में आपने देखा था कि 3 कार्बन की चेन थी और उसके साथ एक मिथाइल था सेकंड कार्बन पे, तो टोटल 4 थे आइसोब्यूटेन का। अगर सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस आ जाए, डाई मिथाइल आ जाए और 3 कार्बन की चेन है, तो टोटल कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 पेंटेन हुआ। सेकंड पे 2 मिथाइल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। बेटा क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन में बताएं टर्शी कार्बन है? नहीं है। और इस कार्बन को बेटा हम क्वार्टनरी कार्बन कहते हैं। वो कार्बन जो डायरेक्ट 4 कार्बन से अटैच हो उसको क्वार्टनरी कार्बन कहते हैं, 3 से अटैच हो तो टर्शी कहते हैं। तो जो क्वार्टनरी कार्बन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, चारों वैलेंसी उसकी पूरी है, इसलिए कोई हाइड्रोजन निकल ही नहीं सकता। तो ये सारे हाइड्रोजन बेटा सिमेट्रिकल हैं। ये सारे हाइड्रोजन क्या है? सिमेट्रिकल हैं। इसलिए इनमें से जब भी हाइड्रोजन निकलेगा तो वो एक जैसा ही निकलेगा, चाहे इधर से निकालें चाहे इधर से इधर से। तो इसका जो अल्काइल ग्रुप बनेगा, इसको हमने कहा था नियोपेंटेन, तो इसको क्या बोलेंगे? नियोपेंटाइल। क्या बोलेंगे? जैसे आइसोब्यूटेन का प्राइमरी से निकाला था तो क्या कहा था? आइसोब्यूटाइल। इसी तरह एन ब्यूटेन की प्राइमरी से निकाला था तो क्या कहा था? एन ब्यूटाइल। सेम इस तरह नियोपेंटेन की प्राइमरी कार्बन है उसी से निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? नियोपेंटाइल। और यहां पे अगर क्लोरीन लगा दें आप, यहां पे आप बेटा अगर क्लोरीन लगा दें तो ये देखें, यहां पे आप क्लोरीन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नियोपेंटाइल क्लोराइड। और यहां पे अगर आप OH लगा देंगे तो नियोपेंटाइल अल्कोहल। और अगर आप यहाँ पे बेंजीन लगा देंगे तो नियोपेंटाइल बेंजीन। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक का मकसद सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कॉमन नेम सीखना नहीं है। इस टॉपिक की अगर जो है वो लेंथ ज़्यादा हो रही है, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो उसकी वजह क्या है कि इसमें मैं चाहता हूँ आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अगले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड में, एरोमेटिक में, जहाँ जहाँ भी आपने डेफिशिएंसी की है, आपने सही इसको नहीं डिस्कस किया तो यहाँ पे तफसील से डिस्कस हो जाए। तो नियोपेंटाइल सारे इसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं तफसील से इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चाह रहा हूँ कि इसको डिस्कस किया जाए। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC में नाम कैसे लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि IUPAC जब हम जाते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, जो पहला नाम है इसमें जब IUPAC नेम लिखते हैं तो अल्केन्स के रूल्स ही अप्लाई होंगे। आपको पता है उसमें लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल सेलेक्ट करते हैं और नंबरिंग करते हैं ब्रांच के लिए, जहाँ से ब्रांच करीब होती है। यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन की पेरेंट चेन का नाम क्या बनता है? याद करें, मीथेन। तो मीथेन ही आएगा ये। और उसके साथ क्लोरीन ब्रांच लगी हुई है तो क्लोरोमीथेन, सिंपल। यहाँ देख लें, 2 कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन क्या हुई? इथेन। और 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे, उसको 1 ही कहेंगे। तो जब एक क्लोरीन हो तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, तो इसको कहते हैं क्लोरोइथेन। वैसे इसको हमने कॉमन नेम में क्या कहा था? इथाइल क्लोराइड। इसको क्या कहा था? मिथाइल क्लोराइड। जब IUPAC में आएंगे तो लिखें क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन। इसका इसका नाम बताएं। ये 3 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की क्या हुई? प्रोपेन। पेरेंट चेन आ गया प्रोपेन। अब ब्रोमीन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो किस कार्बन पे लगा हुआ है उसके लिए हम नंबरिंग करते हैं। अगर 1 पे लगा होता तो 1 ब्रोमोप्रोपेन होता। चूंकि ये 1 2 पे लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि ब्रांच हमेशा शुरू में आती है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसी तरह 2 ब्रोमीन आ गए हैं तो पेरेंट चेन फिर 3 कार्बन की प्रोपेन है,
तो ब्रोमीन 1 पोजीशन पे भी 2 पोजीशन पे भी है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो ब्रोमीन दूर चला जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ब्रोमीन को पहला नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, जैसे 2 ब्रांचेस आ जाए मिथाइल की तो क्या लिखते थे 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सेम इस तरह ये 1 और 2 पे 2 ब्रोमीन है तो कोमा के साथ 1 2 आगे हाइफन डाइब्रोमो, 2 है ब्रोमीन ब्रोमो, आगे पेरेंट चेन प्रोपेन आ गई है। आगे देखें जो है 5th लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन है तो हेप्टेन पेरेंट चेन आ गई। उसके बाद ब्रोमीन यहाँ पे 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, तो याद रखें नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप यहाँ से करीब है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। और लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली, ये आपने एल्केन में सीखा हुआ है। तो ब्रोमीन पहले आता है, मिथाइल बाद में आएगा, ब्रोमीन का बी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो 2 ब्रोमो और 6 पे मिथाइल है, 6 मिथाइल हेप्टेन। इस तरह 2 क्लोरीन 2 3 पोजीशन पे आ गए हैं तो 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 4 की चेन है, सिंपल नाम है। अब ये देखें हमारे पास 2 पोजीशन पे आयोडीन है, इधर 2 पे मिथाइल है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पे आयोडो आ गया क्योंकि आयोडीन अल्फाबेटिकली मिथाइल से पहले आता है, और 3 4 पे डाइमिथाइल है तो 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन, इसकी जो है पेरेंट चेन बन जाएगी। उसके बाद देखें अगर 2 क्लोरीन आ जाए, जिसका जिस तरह अगर पीछे देखें तो हमने इसको जो कॉमन नेम कहा था मिथाइलिन क्लोराइड, क्या कहा था, मिथाइलिन क्लोराइड। इसी तरह इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि पेरेंट चेन मीथेन की है तो 2 क्लोरीन है डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ पे 3 क्लोरीन है पेरेंट चेन मीथेन की है तो ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम याद रखें क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। ये आपने शायद कभी यूज किया हो प्रैक्टिकल्स में, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी और लेबोरेटरीज में भी। इस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म भी होता है, ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, आइडोफॉर्म होता है CHI3, आइडोफॉर्म टेस्ट भी है, ये हम आगे करेंगे 12 चैप्टर में। अब यहाँ पे CCl4 है, इसको हम कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। देखिए डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोर, ये था क्लोरोमीथेन पहला, ये है डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन, ये टेट्राक्लोरोमीथेन। और इसको कॉमन नेम क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बहुत जगह सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। और जो लास्ट है हमारे पास आप देख सकते हैं वो क्या है, इथीन जो होता है, इथीन में से जब हाइड्रोजन निकालें तो उसको हम विनाइल कहते हैं कॉमन नेम में, तो इसका क्लोरीन लगेगा विनाइल क्लोराइड, ये हमने 8वें चैप्टर में भी देखा था। और वैसे इसका IUPAC नेम करेंगे तो इसको बोलेंगे क्लोरोइथीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोइथीन, बेटा क्या बोलेंगे, क्लोरोइथीन। तो ये बेटा IUPAC नेम थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि अल्काइल हाइड्राइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अभी तक हमने डिस्कस किया है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या थी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्काइल हाइड्राइड्स क्या होते हैं। अल्काइल ग्रुप असल हमारा आज का टॉपिक का जो था ना मेन पॉइंट था, फोकस पॉइंट था, जिसपे हमने तफसील से डिस्कस किया कि अल्काइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल, और नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल पढ़ा। फिर हमने आगे जो है डिस्कस किया IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड, जो कि बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसकी तरफ चलते हैं। अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड की बात करेंगे। बेटा अल्काइल हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन आपने अल्केन्स में भी की थी, आपको याद होगा मीथेन से आपने क्लोरीन का रिएक्शन करवाया था, मिथाइल क्लोराइड बनाया था। क्लोरीनेशन टॉपिक में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किया था, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, वहाँ आपने पढ़ा था कि फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्ट करती है, ठीक है, अल्केन्स के साथ। तो फ्लोरो अल्केन्स तो बन जाते हैं लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, इसलिए उसको वो इतना विगरस रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, एक्सोथेरेपिक रिएक्शन है, उसको हम यूज़ नहीं करते। तो क्लोरीन ब्रोमीन से ट्रीट करते हैं। सनलाइट की मौजूदगी में आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, तो वो हमने वहाँ से भी अल्केन सिंथेसाइज अल्काइल हाइड्राइड बनाए थे। सेम इस तरह हमने आपने देखा होगा कि हमने अल्कीन्स में जब हैलोजन एसिड ऐड किया था, HBr ऐड किया था, मार्कोनिकोव रूल याद करें, तो वहाँ भी हमने अल्काइल हाइड्राइड बनाया था। लेकिन यहाँ जो सिलेबस के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के से अल्काइल हाइड्राइड बनाने के बेटा 3 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद HX के साथ, हैलोजन एसिड्स के साथ जब आप देखें तो सबसे पहले अल्काइल हाइड्राइड इससे कैसे बनते हैं, बहुत ही आसान मेथड है बेटा, आप देख सकते हैं। अल्कोहल ROH जनरल अल्कोहल लिया है
OH को मैंने रेड कलर से शो किया है, HX कोई भी एसिड है, X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, और हाइड्रोजन जो है ये जो है HX में होना ही होना है। इसको रेड कलर से क्यों शो किया, ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। जिंक क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट है, OH इस H से मिलेगा तो क्या बनेगा, आप देख सकते हैं बेटा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये वाटर यहां से बन जाएगा ऐसे। इसको सेम कलर से शो करने का मकसद क्या था, ताकि आप इससे को समझ सके किसने किससे मिलना है। ये X ने यहां से समझ ले इसके साथ मिसफिट है, तो यहां से ये हैलोजन एसिड जब आयनाइज होगा तो ये X इसके साथ जाके मिल जाएगा, तो RX अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इसी तरह इसको स्पेसिफिक कर दें तो इथाइल अल्कोहल है, ये HCl है, तो ये क्लोरीन फिर उसी तरह ही इस कलर CH से आके मिलेगा तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, और ये HOH क्या बन जाएगा, सेम उस तरह जैसे ये मिला था OHH क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। देख सकते हैं आप, ये वाटर बन गया। सेम इस तरह ये प्राइमरी अल्कोहल थी, अगर सेकेंडरी अल्कोहल लें तो क्या होगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल में देखें आप कि ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, कि ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो फिर उसको HCl से ट्रीट किया, तो सेम उस तरह बेटा OHH क्या बन जाएगा, वाटर, और ये Cl इससे मिल जाएगा, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा, जिसको 2-क्लोरोप्रोपेन भी कहते हैं। ये भी हमने प्रैक्टिस की है पीछे। और यह टर्शियल अल्कोहल, टर्शियल अल्कोहल के साथ भी HCl का रिएक्शन होगा, OH और H क्या बनेगा, वाटर, और ये Cl इससे लिंक अप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, अभी मैंने बताया आपको क्या नाम है इसका, शाबाश, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है, ये जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो टर्शरी कार्बन है, और ये 4 कार्बन है तो इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जिसको आप 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम है तब भी कह सकते हैं। बेटा ये जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है, ये रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन जिंक क्लोराइड के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन और टर्शियल अल्कोहल का रिएक्शन, तीनों रिएक्शंस की स्पीड मुख्तलिफ होती है। आप याद करें अल्कीन्स में हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो टर्शियल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान होती है, याद करें ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इसकी सबसे ज्यादा थी, इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम, याद है। इसी तरह टर्शियल अल्कोहल की रिएक्टिविटी HCl के साथ सबसे ज्यादा होगी, जिंक क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो ये विद इन नो टाइम हो जाएगा, मतलब आपने दोनों को मिक्स किया है, फौरन ही टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड की ऑयली लेयर, कौन सी लेयर, ऑयली लेयर, ऑयली लेयर बन जाएगी उस ट्यूब के अंदर या जिसमें कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे हैं। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन आप देखेंगे कि दोनों को मिक्स किया, रिएक्शन हो नहीं रहा, 5 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसकी भी ऑयली लेयर यहां बन जाएगी, लेकिन उसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। जबकि प्राइमरी अल्कोहल में आप बैठे रहेंगे, रिएक्शन दोनों को मिक्स करके आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर जाएंगे, आप कहेंगे यार इसमें ऑयली लेयर क्यों नहीं बन रही, तो आप इसको फिर गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो फिर जाके ये ऑयली लेयर बनेगी। तो इस मेथड से आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियल अल्कोहल को बेटा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक टेस्ट आगे आएगा, उसको कहते हैं लुकास टेस्ट। ये जो लुकास टेस्ट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11 चैप्टर का, उसको समझ लें हमने यहीं पे कर लिया है। लुकास टेस्ट पेपर में आता होता है, क्या है लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट टर्शियल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। हाउ, तीनों में, अगर एक टेस्ट ट्यूब में ये है, एक टेस्ट ट्यूब में ये है, एक टेस्ट ट्यूब में ये है, तीनों में बेटा आप HCl और जिंक क्लोराइड ऐड कर दें। जिस टेस्ट ट्यूब में इमीडिएटली ऑयली लेयर बन जाए, इमीडिएटली ऑयली लेयर बन जाए, वो टर्शियल अल्कोहल होगी, यहां रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगा। और यहां कितनी देर में होगा, आप बैठे होंगे 5 से 10 मिनट के अंदर होगा, और 5 से 10 मिनट बाद अगर ऑयली लेयर बने तो समझ ले वो सेकेंडरी अल्कोहल है, उसके ऊपर लिख लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल है। और वो अल्कोहल जिसको हीट करना पड़े तो वो क्या होगी, उसकी ऑयली लेयर बनेगी नहीं, उसको हीट करेंगे बन जाएगी, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगी। तो दिस इज द बेस्ट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टर्शियल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो इस टेस्ट का नाम क्या है, लुकास टेस्ट, जिसकी मदद से आप इन तीनों को सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी। तो इस मेथड को यहाँ भी हमने कर लिया और वहाँ भी कर लिया। अगर प्रिपरेशन आए कि अल्काइल हैलाइड बनाए अल्कोहल से विद हेल्प ऑफ HX,
तो आप ये फिर लिखेंगे। अगर आपको कहता है प्राइमरी अल्काइल हाइड बनाएं तो फिर आप इससे बना लेंगे। अगर सेकेंडरी अल्काइल हाइड कहता है तो इससे ये अल्कोहल इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर टर्शियरी अल्काइल हाइड कहता है तो आप उससे अगली वाली अल्कोहल इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल मेथड थे जिसकी मदद से आप जो है वो सारा ये कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल की मदद से आप प्राइमरी अल्काइल हाइड, सेकेंडरी अल्काइल हाइड और टर्शियरी अल्काइल हाइड आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसकी खूबसूरती ख़राब ना हो, मैंने इसलिए इसको दोबारा मिटा दिया है ताकि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ताकि आपकी जो ये कितनी मेहनत के साथ कलर स्कीम जो शो की है, ताकि आपको पता चले कौन सी चीज़ों ने मिलना है और कौन सी चीज़ें एक दूसरे से बेजार हैं और उन्होंने एक दूसरे से जुदा होना है, एक दूसरे से जुदाई इख्तियार करनी है, एक दूसरे से रवाना होना है। तो जिन्होंने मिलना है उसको इकट्ठा लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि SOCl2 के साथ अल्कोहल से कैसे अल्काइल हाइड बनता है। अब हम देख सकते हैं बेटा SOCl2 के साथ, जिसको थायोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, और पिरिडीन की मौजूदगी में यहाँ पर रिएक्शन होता है। बेटा इस रिएक्शन को समझने के लिए आप देखें SOCl2 का स्ट्रक्चर होता किस तरह का है। तो आप देखेंगे कि SOCl2 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है S डबल बॉन्ड O Cl2 होता है। SOCl2 को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा, S डबल बॉन्ड O होता है, Cl इधर भी, Cl इधर भी। अब गौर करें ये इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH। अब आप मुझे एक बात बताएं कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर फिर शो किए हैं, तो कलर की जो स्कीम में शो करता हूँ आपको आसानी से समझ आने के लिए करता हूँ ताकि इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। देखें कैसे, ये अल्कोहल का OH है, ये SOCl2 के दोनों क्लोरीन है, लेकिन जिसने जाना है जिसके साथ मैं उसकी कलर स्कीम को मैच करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस H ने इस Cl से जाना है तो HCl ब्लैक कलर से दोनों को शो कर दिया। S डबल बॉन्ड O इस O से मिलेगा तो ये क्या बनेगा, SO2 बन गया और ये क्लोरीन इस इथाइल से अटैच हो जाएगा। यानी कि SOCl2 को मैंने क्या किया, मैंने शो ऐसे किया जैसे प्रोडक्ट्स बननी हैं। वैसे बुक में आप देखेंगे तो इथाइल अल्कोहल प्लस SOCl2 इकट्ठा लिखा हुआ है, तो इकट्ठा लिखा होगा तो प्रोडक्ट्स को याद करना पड़ता है कैसे बनी है। तो ये समझ लें, हिंट मैंने बताई, मैकेनिज्म नहीं है, ये हिंट है कि आप प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं। तो याद रखें SOCl2 का ऐसे ओपन करके लिख लें, एक HCl जिससे मिलना उसके साथ शो कर दें SOCl2, ये इथाइल क्लोराइड बन जाएगा और ये दोनों गैशियस फॉर्म में प्रोडक्ट बनेगी। तो ये वाला मेथड अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो अल्काइल हैलाइड बनेगी उसके साथ जो प्रोडक्ट्स हैं SO2Cl2 वो दोनों गैशियस फॉर्म में बाहर चले जाएंगे कंटेनर से और इथाइल क्लोराइड आपको सिर्फ एक जो है वो प्रोडक्ट मिलेगी। इसलिए कोई इसके लिए प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन या डिस्टिलेशन कोई ऐसा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसको हम कहते हैं बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल, ये मैंने प्राइमरी अल्काइल हाइड लिया था, तो प्राइमरी अल्कोहल लिया था तो प्राइमरी अल्काइल हाइड बना। अब मैंने बेटा क्या ले लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया है। जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा तो फिर S डबल बॉन्ड O Cl2 को फिर मैंने वैसे लिख दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब टर्शियरी अल्कोहल को भी आप वैसे कर सकते हैं, मैं इसको मजीद एक प्रैक्टिस और नहीं करवाऊंगा, आप खुद कर सकते हैं। दोबारा बताएं क्या होगा, अब आप खुद बता सकते हैं, शाबाश। ऊपर से देखें क्या बनेगा, HCl कलर से शो कर रहा है, आप खुद बता सकते हैं SOCl2 सर बनेगा, ये Cl इधर लग जाएगा तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जिसका कॉमन नेम है 2-क्लोरोप्रोपेन, इसका IUPAC नेम होगा। साथ SO2 प्लस HCl बनेगा जो कि हमारे सामने किस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में। इस मेथड का मैंने बताया क्या एडवांटेज है, इससे जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसके लिए कोई स्पेशल से सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि SO2 और HCl जो है दोनों गैशियस प्रोडक्ट हैं और उसको आसानी से वो गैशियस फॉर्म में बाहर चले जाती हैं और हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हासिल हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे PCl5 से कैसे इसको हासिल करते हैं। हम देखें बेटा PCl5 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं तो हम कैसे जो है वो अल्काइल हाइड हासिल कर सकते हैं। तो देखें इथाइल, फिर ऑक्सीजन को मैंने रेड कलर से शो किया है, हाइड्रोजन को ब्लैक कलर से, और साथ PCl5 को मैंने ओपन कर दिया है। ये मैकेनिज्म, फिर बाद में कह रहा हूँ ये मैकेनिज्म नहीं है, ये ट्रिक है प्रोडक्ट को याद रखने के लिए, क्योंकि पेपर में कन्वर्जन आती है, MCQ में क्वेश्चन आता है तो उसमें हम मैकेनिज्म तो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बतानी होती है और 1 नंबर की कन्वर्जन आती है पेपर में, तो आप इसको डायरेक्ट ही याद रखेंगे। तो देखिए फिर मैंने PCl5 को ओपन कर दिया है, PC 1 2 3 4 5 5 Cl हैं,
3 Cl मैंने रेड कलर से शो किए हैं, फास्फोरस को भी रेड कलर से शो किया, ऑक्सीजन को भी रेड कलर से, क्योंकि इन्होंने इकट्ठे रहना है। और इस Cl ने इसके साथ नहीं रहना, कह रहा मैं जा रही हूँ यहाँ से, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन और Cl की आपस में बनती है, मैंने उसको दोनों को ब्लैक कलर से शो कर दिया है। इस क्लोरीन को मैंने रेड से शो नहीं किया ना ब्लैक से शो किया है, क्योंकि इस क्लोरीन की इस ब्लू से बनती है, इथाइल से, तो वो इथाइल के साथ अटैच होगी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो देखें इथाइल क्लोराइड बन गया, HCl दूसरी प्रोडक्ट, और ये POCl3, इसको देखें यहाँ से, इसको ये देखें, तो POCl3 साइड से HCl बन गया और इथाइल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बना, इथाइल क्लोराइड बना प्लस HCl। इसी तरह आप जनरल को ले सकते हैं अल्कोहल ROH प्लस PCl5। तो क्या करेंगे बेटा, देखें R, ये इसको मैंने इस आप इसको भी इसी फॉर्म में लिख के बताएंगे। तो देखें RCl इथाइल क्लोराइड, POCl3 HCl, तो ये दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ RCl उधर आ गया इथाइल क्लोराइड। इस तरह प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इसके साथ जो है वो कोई भी अल्काइल हाइड्राइड हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल के जो तीसरी टाइप है उसमें फास्फोरस हैलाइड PCl5 किया, PCl3 करते हैं। अब अल्कोहल का PCl3 के साथ बेटा देखिए रिएक्शन, मैंने 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अल्काइल ग्रुप को रेड ब्लू कलर से शो किया, OH अब सारे मैंने ब्लैक शो कर दिए हैं। अब दूसरी तरफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, उसके 3 क्लोरीन को ब्लू कलर से शो किया है, फास्फोरस को ब्लैक से। अब आप बताएं अंदर आपके ज़हन में क्या ज़हन में चल रहा है। अब जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको इसकी आदत पड़ जानी चाहिए कि मैंने सीक्वेंस में कलर स्कीम का मतलब क्या है। इससे क्या याद रहेगा आपको कि Cl सारे किससे मिलेंगे, 3R 3Cl, तो क्या बनेगा 3 अल्काइल हैलाइड 3RCl, अल्काइल क्लोराइड बन जाएंगे। यानी कि ये तीनों क्लोरीन, एक क्लोरीन इस R से, एक क्लोरीन इस R से, एक क्लोरीन इस R से, तो ये तीनों R और तीनों अल्काइल हैलाइड, तो क्या बन जाएंगे 3RCl। अब पीछे जब ये तीनों Cl निकल गए तो फास्फोरस की 3 वैलेंसी कम हो गई, ये तीनों OH इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा POH थ्राइस, 3 OH है ना, जैसे PCl3 था ना, Cl3 थे, इस तरह OH3 ने उसको रिप्लेस कर दिया। क्या हुआ, 3 OH जो थे उन्होंने तीनों क्लोरीन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, या इधर से तीनों क्लोरीन निकल गए, उन्होंने उधर से OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये सिंपल अल्काइल हैलाइड बन गया है। इसका R की जगह आप इथाइल ले लेंगे तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये POH था, इसको मैंने क्या लिखा है H3PO3, क्या बोलते हैं इसको, आपने सुना होगा फास्फोरस एसिड, H3PO4 फास्फोरस एसिड होता है, तो ये क्या है H3PO3, ये है फास्फोरस एसिड, वो है फास्फोरिक, इसके एंड पे IC की साउंड आती है और इसके एंड पे OUS एसिड। सल्फ्यूरस एसिड और फास्फोरिक एसिड, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इस तरह सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। बड़ा क्लियर होगी बात। अब आप मुझे एक बात बताएं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि P को OH था इस फॉर्म में क्यों लिखा, P के साथ OH था ना, इसको OH की थ्राइस था ना बेटा, याद रखें बनता यही है, लेकिन इसको H और OH को इकट्ठा हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि आप मुझे एक बात तो बताएं, ये क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये बेस है, एसिड बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है CaOH ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस फॉर्म में हम बेस की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर मैं इसको भी ऐसे लिख दूं तो ये ऐसा लगेगा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरह ये भी बेस है, लेकिन ये बेस नहीं होता, एक्चुअली ये एसिड होता है। इसलिए इसके हाइड्रोजन को इसके OH से अलग करके लिखते हैं H3PO3। देखें ये जो हमारे पास फास्फोरस ये होता है ना बेटा, देखें ये फास्फोरस है, OH यही 3 OH थे ना। अब इस H को अलग कर देते हैं, तीनों H को, और H3PO3। ये याद रख लें कि इसको इस तरह लिखने का क्या वजह है, क्योंकि ये बेस नहीं है, ये बेस नहीं है, इसलिए इसको इस फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि बना ये है, लेकिन लिखते इसको ऐसे नहीं है, बल्कि ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसे, क्योंकि सल्फ्यूरस POH थ्राइस
बेस की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। अगर ये OH POH थ्राइस को इस तरह तब लिखते जब ये आयनाइज होता, तो P +3 बनता और OH -3 -1 के 3 आयन बनते, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होता है ऐसे बनता है। लेकिन ये जब आयनाइज होता है तो प्रोटॉन बनता है, इसलिए इसको इस फॉर्म में हम नहीं लिखते, इस फॉर्म में लिखते हैं। ये कन्वेंशन बेटा आपने याद रखनी है कि HPOH थ्राइस तो बनता है, लेकिन हम इसको लिखते किस फॉर्म में है, H3PO3, क्योंकि ये एसिड है, ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन जो है वो आयनाइज करता है, इसलिए हाइड्रोजन को अलग और O को अलग अलग करके हम लिखते हैं। सेम इस तरह बोरिक एसिड आपका नाम सुना होगा, बोरिक एसिड, ये BOH थ्राइस होता है, इसको भी हम ऐसे नहीं लिखते बल्कि लिखते हैं H3BO3, आर्थोबोरिक एसिड का नाम सुना होगा। क्योंकि ये भी अगर इस तरह लिखेंगे तो ये बेस की तरह लगेगा, क्योंकि ये OH आयनाइज नहीं करता, ये मोनोबेसिक एसिड है, इसलिए हम इसको जो है H3BO3 लिखते हैं, उसको हम BOH थ्राइस नहीं लिखते। ये कन्वेंशन है। ये बेटा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने समझाई है आपको। टाइम जरूर लग रहा है ज़्यादा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जो एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी बातें मैं बता रहा हूँ, और जो है वो आगे जाके जब भी आप कंसेप्ट्स पे यूज़ करेंगे, पढ़ाएंगे, कहीं टीचिंग करेंगे, तो वहाँ भी आपको ये हेल्पफुल होगा, कहीं टेस्ट वगैरह देंगे तो। अब इस अल्काइल हाइड की प्रिपरेशन का लास्ट मेथड बेटा हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। बेटा देखिए लास्ट मेथड जो हम करने लगे हैं, ये अल्काइल हैलाइड्स का ऐसा मेथड है जिसमें हम अल्काइल आयोडाइड्स बनाते हैं। किसकी मदद से? पहले से मौजूद एक अल्काइल हैलाइड पड़ा होता है, जैसे अल्काइल क्लोराइड पड़ा होता है, अल्काइल ब्रोमाइड पड़ा होता है, उसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। तो देखें यहाँ क्या होगा, ये मैंने कल रेड कलर से शो किया है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड, और ये आयोडाइड इससे मिल जाएगा तो अल्काइल आयोडाइड। सेम इस तरह यहाँ क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड और ये आयोडाइड इससे मिल जाएगा तो क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड। क्लियर है? तो याद रखें ये मेथड सिर्फ किसके लिए यूज होता है, आयोडाइड्स के लिए। क्यों बेटा, सवाल ये है कि अल्काइल आयोडाइड्स के लिए ही क्यों यूज होता है? इसलिए बेटा कि अल्काइल आयोडाइड्स अगर आप इस मेथड से बनाना चाहें तो यहाँ यूज करेंगे PI3, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ ऊपर वाले जो ऊपर मेथड हमने किए हैं PCl3, तो PI3 एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस मेथड से आप अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। इस तरह PCl5, तो P के साथ 5 आयोडीन के इतने बड़े आइटम लग ही नहीं सकते, इसलिए PI5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए उससे अल्काइल आयोडाइड भी नहीं बनेगा। इसी तरह आपको याद होगा अल्केन की आयोडीनेशन से भी हमने कहा था कि हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्केन की जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल भी होता है, वो बहुत जो है वो उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होता, जिस वजह से हम अल्काइल आयोडाइड्स को डायरेक्ट मीथेन की आयोडीनेशन से भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बेटा याद रखें जो डायरेक्ट मेथड से हम हासिल करते हैं ब्रोमाइड और क्लोराइड मोस्ट फेवरेबली हासिल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेथड्स में जो आयोडाइड्स हैं इसको हम डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकते, ये इस मेथड से ही हम इनडायरेक्ट मेथड से हासिल करेंगे। तो बेटा ये आपने बात याद रखनी है। आज हमने बेटा क्या डिस्कस किया, बताएं शाबाश। हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उस इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि अल्केन्स की मोनोहैलोअल्केन्स, डाईहैलोअल्केन्स, ट्राईहैलोअल्केन्स और टेट्राहैलोकेन्स के जनरल फार्मूलाज पढ़े। फिर हमने पढ़ा प्राइमरी अल्काइलाइड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स जो है ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं जिसमें से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। दो किस्म के होते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अब एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल बन गया है, उसको हमने डिस्कस किया कि अगर प्राइमरी कार्बन से निकलेगा तो एन प्रोपाइल, सेकेंडरी कार्बन से निकलेगा तो आइसोप्रोपाइल बनेगा। इससे एन ब्यूटेन से हमने दो पढ़े, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर हमने आइसोब्यूटेन देखा तो उसकी टर्शरी ब्यूटाइल बना, और उसकी प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो आइसोब्यूटाइल बना। क्लियर होगी बात? इसी तरह फिर हमने डिस्कस किया कि जो है नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन के अंदर तमाम कार्बन जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं, तमाम हाइड्रोजन भी एक जैसे होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे वन किसी भी कार्बन से, तो वो बन जाएगा नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल। तो ये अल्काइल ग्रुप मैंने बताया था कि आपकी बेंजीन में भी ईथर्स की नोमेनक्लेचर में, अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर में, कीटोन्स की नोमेनक्लेचर में ब्रांच कहाँ पे लगानी है आपने,
टर्शी ब्यूटाइल आपने लगाना है 3 कार्बन पे जो है या 4 कार्बन पे किसी भी स्ट्रेट चेन में, तो वहाँ पे भी आप इसको एज ए ब्रांच भी अब आपको पता चल गया कौन कौन सी ब्रांचेस हम यूज़ करते हैं, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, स्कैंडी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर ये आपको याद रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप समझते हैं कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो फिर आप प्रोपाइल तक ही रहें काफ़ी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एंटी टेस्ट तक जाना है और आपने मेडिकल इंजीनियरिंग के, तो फिर आपको बेटा इसके साथ वो भी करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है लिमिटेड रहेंगे तो आपका नॉलेज लिमिटेड रहेगा। अपने आप को कंफर्ट जोन में रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा करें तो आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो ख्वाब देखा है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, किसी मुकाम पे पहुंचने का, किसी स्टेबल जगह पे पहुंचने का, तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। कंफर्ट जोन क्या होता है कि आपका पढ़ने को दिल नहीं करता, आप कह रहे हो यार पढ़ के क्या करना है, नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहा हूँ, कोई एंटरटेनमेंट देख रहा हूँ, कोई मजाहिया चीज़ देख रहा हूँ, दोस्तों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, मैं इतना क्या पढ़ूँ, इतना काफ़ी है कि बस मैं पास हो जाऊँ। तो फिर आप कंफर्ट जोन को आपने अगर सिलेक्ट कर लिया तो आप याद रखें कि आप जो है अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। जब ख्वाब पूरे नहीं करेंगे तो आप अनस्टेबल रहेंगे, सारी ज़िंदगी दूसरों के मोहताज रहेंगे। इसलिए स्टेबल होना ज़रूरी है कि आप अपने आप को जो है स्टेबल करेंगे तो फिर ही आप किसी दूसरे की मदद कर सकेंगे। क्योंकि अहले ज़मीन पर रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आपका जो मुस्तकबिल है वो आपकी जो आदतें हैं आप उनको बदल के आप अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं। वैसे हमारा मुस्तकबिल में इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी आदतों को बदल लें तो हम अपने मुस्तकबिल को भी बदल सकते हैं। इसलिए बेटा याद रखें, ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है ये लेंथी ज़रूर है, लेकिन अगर आप क्लास की जो एक रेगुलर क्लास आप पढ़ते हैं 40 मिनट की क्लास में या 45 मिनट का लेक्चर पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा कि आप जल्दी जल्दी में टीचर सारे काम करता है, जो बात वो बोर्ड भी को प्रेजेंट भी नहीं करता। यहाँ पे देखा कि मैंने अगर ये आपको अगर 1 घंटे का 40-45 मिनट का लेक्चर पढ़ाया है, इससे पहले मैंने 1.5 घंटा लगा के 2 घंटे लगा के बोर्ड को रेडी किया है। इस तरह पढ़ाने में अगर सीधा पढ़ाया जाए आपको कि आपको कलर्स डिफरेंट ना लिखे जाएं, तो सारी यूट्यूब भरी पड़ी है सारे लेक्चर से जो कि कलर्स डिफरेंट इस्तेमाल नहीं भी करते, वो सीधा सीधा पढ़ा के तो कहते हैं बच्चा खुद ही मेहनत करे। मैंने ये सारी मेहनत बोर्ड प्रेजेंटेशन पे जो इतना टाइम लगा के की है, उसकी वजह क्या है, ताकि आप में अट्रैक्शन डेवलप हो। जब तक अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी तो आप इसको सुनेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो फिर इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, और जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो इसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो किसी भी लर्निंग के असूलों का सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, लेक्चर को सुनना। लेक्चर को सुना, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसको राइट डाउन करना, फिर उसको प्रैक्टिस करना। 4 स्टेप हो गए। 5वां स्टेप है कि पेपर में जाके आप उसको प्रेजेंट करते हैं जैसी प्रैक्टिस की होती है। और प्रैक्टिस किए बगैर अगर एक बच्चा समझता है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार कर लेगा तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। प्रैक्टिस किए बगैर जैसे मैथ नहीं आ सकता, फिजिक्स की प्रैक्टिस मैथमेटिक्स स्टेप्स की नहीं आ सकती, जब तक इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस नहीं करेगा उस वक्त तक बेटा याद रखें कि वो कभी भी जो है वो अच्छे नंबर नहीं ले सकता, किसी मकाम पे नहीं पहुंच सकता। मोहम्मद अली बॉक्सर, एक जो उसकी रेसलिंग थी, बॉक्सिंग का एक मुकाबला था, उसमें उसने अपने ओपोनेंट को एक ही जो है वो मुक्का मारा, एक ही बॉक्सर मारा और उसको नीचे गिरा दिया और वो फाइट जीत गया। जब जीतने के बाद बाहर आया तो सहाफ़ी ने उससे पूछा कि आप बताएं कि आपको इतना बड़ा इनाम मिला है इस फाइट के जीतने से, आपने तो एक बॉक्सर ही तो मारा है और आपने क्या मेहनत की है। उसने कहा कि ये जो एक बॉक्सर मैंने मारा है जिससे मैंने अपने मुखालिफ हरीफ को नीचे गिरा दिया है, वो बॉक्सर बनाने में मुझे 20 साल प्रैक्टिस करनी पड़ी है। आप देखें कि उसका एक बॉक्सर जो है 20 साल के बाद इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो किसी ओपोनेंट को एक ही बॉक्सर में नीचे गिरा दे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और एक्शन में तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह आप देखते हैं सर्कस वाले क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं एक रस्सी के ऊपर, तो वो प्रैक्टिस किए बगैर हो जाता है। एक बच्चा कुरान हिफ्ज कर लेता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसको अरबी समझ भी नहीं आ रही होती, तो वो कुरान कैसे हिफ्ज कर लेता है, इसलिए कि वो उसको प्रैक्टिस करता है, रिपीट करता है, रिपीटिशन करता है। उसको कारी साहब कहते हैं खड़े हो गए ये पढ़ना शुरू कर दो, वो पढ़ना शुरू कर देता है। उसको अलिफ बे भी अरबी की समझ नहीं आ रही होती, वो 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में वो पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लेता है। तो उसके पीछे क्या चीज़ मौजूद होती है, रिपीटिशन।
तो याद रखें, ये जितना भी लेक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है या पीछे चैप्टर में आपने पढ़ा है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो प्रैक्टिस करते हैं वही आगे कामयाब होते हैं। और आजकल आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर के, जब लॉकडाउन का क्राइसिस ख़त्म होना है तो कई लोगों ने अपने आप को साइकोलॉजिकल पेशेंट बना चुके होना है, और कई लोगों ने इस टाइम का इस्तेमाल करके जो है वो अपने मुस्तकबिल को संवार लिया होना है। तो इसलिए कामयाब वो हैं जो इस वक्त को जो है का सही इस्तेमाल करके इसको सोना बना दें, ना कि वो लोग जो इसको हर वक्त 12-12 घंटे 14-14 घंटे सोने में गुजार दें, और पेपर सर पे आएंगे तो तब कर लेंगे, पेपर सर में आएंगे तो तब कर लेंगे। तो बेटा याद रखें, मुस्तकबिल आप नहीं बदल सकते। याद रखें कि आप अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, ये तय है। लेकिन आप अगर आप अपनी आदतों को बदल लें तो आपका मुस्तकबिल ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो ये बात याद रखें, अपनी आदतों को बदलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, मेहनत को अपना शार बनाएं, अपनी वैल्यू बनाएं, और हर काम को वक्त और आइडियलिटी के साथ, पैशन के साथ करने की आदत बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो इस दुनिया में जो है एक कामयाब इंसान बन के ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर दूसरों के लिए भी आप मदद का बायस बन सकेंगे। अगर आप खुद इस काबिल नहीं हैं तो फिर दूसरों की आप कैसे मदद कर सकेंगे। तो इसलिए परेशानी कोई मसले का हल नहीं है। अगर आप किसी वक्त किसी नाकामी या किसी परेशानी या किसी रिजल्ट के कम आने की वजह से परेशान होते हैं तो वो मसले का हल नहीं है। हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, उसके लिए डिटर्मिनेशन, पैशन, डिवोशन जो है वो आपकी दरकार होती है। आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होती है। जिस बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए हो, मेरे से, मैंने पहले भी कहा हुआ है, मेरे से रब्ता करें, मुझे कमेंट्स में भेजें, और मेरे नंबर अगर है तो उसमें फ़ोन करें, कॉल मैसेज करें, फ़ोन मैं खुद करूँगा, ताकि आप बच्चे ही हमारे जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ताकि आप जो अगर मैं कोई सही मशवरा दूंगा, और मशवरा अमानत है, उसमें मैं अमानत में ख़यानत नहीं करूंगा। आप में से कोई भी मशवरा करना चाहें आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा इंशाल्लाह ताला। दुआओं की दरख्वास्त है हमेशा के लिए, दुआओं में अपनी याद रखें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया खुद भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी कहें, क्योंकि आपको पता है काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, तैयार की जाती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर वो जो लेवल है जो मैंने अचीव करना है उस तक जाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स, अपने घर वाले जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनके मोबाइल से यूट्यूब पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में कमेंट्स ज़रूर दिया करें। दुआओं की दरख्वास्त फिर दोबारा है, काफ़ी लंबी वीडियो है, इसको तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।